मेरे सहयोगी आदरणीय आर के सिंह जी, नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत जी, सेक्रेटरी पावर श्री आलोक कुमार जी, मेंबर रेलवे बोर्ड पी एस मिश्रा जी, डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी श्री अभय बाकरे जी, श्री अरुण गोयल जी, यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित सांसद कौशिक जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आदरणीय मंत्री आर के सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा और शुभेच्छा दूंगा फॉर गो इलेक्ट्रिक कैंपेन के लिए, क्योंकि ये देश की आवश्यकता। हमारी इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये दो बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो देश की आज परिस्थिति है उसमें 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट हमारा क्रूड ऑयल का है, फॉसिल फ्यूल का है। और इसी प्रकार से ये अगर दुगना हो जाएगा आने वाले 4-5 साल में तो क्या होगा, तो उसके हमारे इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव्स क्या है, इसमें हमें जाने की आवश्यकता है। और उसमें से इलेक्ट्रिक ये ऐसा फ्यूल है जो लो कॉस्ट है, पोल्यूशन फ्री है और इंडिजिनियस है। द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव एंड पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस, ये हमारी जरूरत है। और उसमें स्वाभाविक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का भी काफ़ी इमिशन जो होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं पिछले 12-15 साल से मंत्री बनने के पहले से भी इस विषय पर, बायोफ्यूल पर काम कर रहा हूँ। मैं और एक बात जिसके लिए आर के सिंह साहब को प्रार्थना करूँगा कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलता है। और अब दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड में भी वैल्यू एडिशन करने की शुरुआत हुई है। हमारे डॉक्टर सारस्वत जो नीति आयोग में है, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल, इस पर काम किया है। और अभी जो मुझे भी पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से एक सिम गैस तैयार करते हैं और यूएसए में वो 20% एलपीजी में ऐड कर रहे हैं, वो सस्ता भी है। तो ये भी हमारे इंपोर्ट को बचा सकता है। ये एक बात आप जरूर करिए, क्योंकि आपके हाथ में है, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपने बहुत सही बात कही है, जो मेरे भी नज़रों में नहीं थी, और वो है कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिक का उपयोग। जो हमारे मॉडर्न किचन है, रेस्टोरेंट में, 3 स्टार 5 स्टार होटल में, इनमें गैस के बजाय इलेक्ट्रिक का फ्यूल करके उपयोग करके उसके डिजाइन्स कैसे हो सकते हैं, इस पर भी अगर काम किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन भी वहाँ होगा और हमारा गैस का इंपोर्ट भी कम होगा। आपने पहली बार मुझे बताया कि 30% गैस से ये सस्ता है। तो हम लोग गैस के लिए अगर सब्सिडी दे रहे 9 करोड़ लोगों को, तो फिर ये इससे 30% इंडिजिनस फ्यूल होने के बाद फिर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होती है उसको, जो अच्छी रिसर्च करके तैयार होगी, कुकर से लेकर, उनको हम सब्सिडी देकर और सस्ता करके गरीबों के घरों तक क्यों ना पहुंचाए। ये प्रश्न आपकी बात के बाद मेरे मन में आया और वो एप्रोप्रिएट है। आप इसके लिए जरूर इनिशिएटिव लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इलेक्ट्रिक के बारे में जो ट्रांसपोर्ट की आपने बात की, मुंबई में बेस्ट करके कंपनी है, उनकी पर किलोमीटर कॉस्ट 115 रुपए है। और मैंने नागपुर में प्रयोग किया था, 35 बसेस स्कैनिया से खरीदी की थी, वो 100% बायो इथेनॉल पर थी। और अब मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि
हमारी इलेक्ट्रिक पर जो रेट आए पूना कॉरपोरेशन ने और काफ़ी देश में लिए गए, तो उसका टेंडर जो निकला है, वो कॉस्ट जो आई है वो 50 रुपये पर किलोमीटर और अभी 40 रुपये पर किलोमीटर है। पूना की कॉरपोरेशन खरीदी और अभी बजट में 40,000 बसेस लेने की बात हुई है। तो मैंने अभी अमिताभ कांत जी को कहा कि ये बसेस इलेक्ट्रिक पर ही खरीदी की जाए, ये आवश्यक है। जबकि इलेक्ट्रिक बस के कैपिटल कॉस्ट 2 करोड़ रुपए है, फिर भी पर किलोमीटर वो 40 रुपये पड़ रहा है। और डीजल की कॉस्ट 25 लाख होगी, 20 लाख होगी, पर उसकी कीमत जो हो रही है वो 115 रुपये पर किलोमीटर पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप आने वाले समय में होने वाला है। मैं अभी 15 दिन के बाद एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी लॉन्च कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं इलेक्ट्रिक बाइक, हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो लीडिंग कंपनी की थी, वो लॉन्च करने का अमिताभ कांत जी भी मेरे साथ थे, हमें मौका मिला। अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बस, मेरे अंदाज से इसी प्रकार से अगर हमारा सपोर्ट रहेगा तो 2 साल के अंदर पेट्रोलियम टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक व्हीलर टू व्हीलर और ऑटो रिक्शा और बस और कार, इसकी कीमत लगभग सेम आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट गेम है वो। और इसलिए इनिशियल स्टेज को हमको इसको इनकरेज करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे लगती है कि अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी एक कंपनी ने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ, उन्होंने बनाया। और एक केवल मैं, आप बिहार से भी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो 2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। सर इलेक्ट्रिक तो हो जाएगी, पर अब हमारी समस्या एक है जिसमें आपको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी कि हम चावल सरप्लस है, हम वर्ल्ड को चावल दे सकते, इतना चावल हमारे पास है। हमारे पास गेहूं सरप्लस है, हमारे पास शक्कर सरप्लस है, और हमारी इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस से हमारी एमएसपी ज़्यादा है। अभी तक 3.5 लाख करोड़ रुपए हम किसानों को दे चुके हैं एमएसपी के कारण। अब ये करते करते तो कैसे सरकार कर पाएगी। और इसलिए इलेक्ट्रिक में हमें आपकी ज़रूरत यही है कि हम बायोफ्यूल पे भी इनकरेज करें। और पहले जो हम लोग इथेनॉल बनाते थे वो हम लोग केवल मोलाइसिस से बनाते थे। अब हमने निर्णय किया कि बी हेवी मोलाइसिस, यानी 1 टन में 4% मोलाइसिस निकलता था, अब 6% को बी हेवी मोलाइसिस कहते हैं, जिसमें इथेनॉल निकलता है। फिर शुगर केन जूस टू इथेनॉल हुआ है। और अभी तो हमने एविएशन फ्यूल भी तैयार कर लिया है, जो पिछले 26 जनवरी को हमारे एयरफोर्स के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर 100% उस पर चले। और मैंने इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का एक विमान 25% एविएशन फ्यूल, हमारा बायोफ्यूल डालकर स्पाइस जेट का देहरादून से दिल्ली भी लाया। तो ये स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में हमको गांव, गरीब और मजदूर किसान की तरफ भी देखना पड़ेगा। आपने हमारे ये बायोमास से ग्रीन पावर जो बनाते हैं उसके बारे में सब स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे पूरे उद्योगों को खत्म कर दिया। वो कंपैरिजन करते हैं कि पावर का रेट ये आ रहा है कोयले से, तो आपका ये जो को जनरेशन का रेट भी है, और इसका करके उन्हें पीपी नहीं करते, जबकि आपने कानून बहुत साफ किया है। और ये जो रेगुलेटेड अथॉरिटी होती है, इसमें निर्णय 2-2, 5-5 साल, 10-10 साल होते ही नहीं, तो अटके के रहते। पूरे महाराष्ट्र में हमारी पूरे को जनरेशन को पूरा खत्म हो गया, और अब वो डेड एसेट्स हो गए। तो बायोमास का उपयोग करके वो ग्रीन पावर तैयार कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक छोटी सी बात जिसका मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे अपनी खुद की लेबोरेटरी है, और जितनी बातें मैं करता हूँ उतनी मैं अभी मेरे घर पर मेरा खुद का ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर कन्वर्ट किया हुआ है, यही दिल्ली में, जो मैंने 15 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया था। तो ये जो परली होती है जो दिल्ली में, जिसके कारण पोल्यूशन है, वो 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। तो उससे जो कमर्शियल ट्रैक्टर है वो साल के 3 लाख रुपए बचा सकता है, और किसान वाला ट्रैक्टर 1.5 लाख रुपए बचा सकता है। 1 लीटर डीजल 79 रुपीज पर लीटर है, और 1 किलो सीएनजी 42 रुपीज पर किलो है। दोनों का 4-4 किलोमीटर एवरेज है। तो सीएनजी में कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा फायदा है। इसमें एक आप बड़ा काम कर सकते हैं
कि हम लोग आपके पावर प्लांट में जो पानी यूज होता है, तो मैं 7-8 साल पहले, मैं नागपुर का एमपी होने के नाते मैंने हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सीवेज वाटर रिसाइकलिंग करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पावर जनरेशन कंपनी को बेच दिया है। तो वी आर गेटिंग 325 करोड़ रुपीस पर ईयर एज ए रॉयल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब वो पावर पे 9 बायोडाइजेस्टर है वहाँ, और वो जो हमारा गंदा पानी है टॉयलेट का, उसमें मीथेन है। तो बायोडाइजेस्टर में मैं कोशिश कर रहा था, पर जिसको काम दिया वो एनसीएलटी में चला गया, तो मैं खुद वो प्रयोग कर रहा हूँ। और मैं 3 महीने के बाद आपको इनॉग्रेशन के लिए बुलाऊंगा कुछ आईआईटी के इंजीनियर्स के साथ, कि वो बायोडाइजेस्टर में गंदे पानी से मीथेन निकलेगा, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट जो है शहर की, वो बायोडाइजेस्टर में डालकर, और कुछ प्रेसमड या कुछ बायोमास, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास भी डालकर उससे मीथेन निकालना, और मीथेन से CO2 अलग करके बायो सीएनजी को निकालना। तो ये क्या हुआ है कि आपका जो पावर का रेट है पानी का, जो इरिगेशन से आता है, वो नेचुरली उसके तुलना में ये पानी को रिसाइकलिंग करके देने में थोड़ा कॉस्ट आती है, पर 1 पैसा भी यूनिट पर आपने दिया, 1 पैसा, तो भी देश का इन्वायरमेंट आप बदल सकते हैं। तो ये पानी, मैं गंगा में जब मंत्री था तो मैंने बहुत कोशिश की कि रेलवे की गाड़ियां धोने के लिए, आपके लिए ये सब प्रोजेक्ट पानी के लिए उसका हो, पर हो नहीं पाया। जरूर आप करिए। और अभी एक मथुरा में मैंने इंडियन ऑयल के साथ एक बहुत अच्छा, पेट्रोलियम के साथ एक प्रोजेक्ट किया है कि 80 MLD जो है, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग का हाइब्रिड एन्युटी में किया है, सक्सेसफुल हो गया। और वो ऐसा किया कि 80 MLD स्लज जो था मथुरा का, वो वहाँ त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने हाइब्रिड एन्युटी में लेकर उससे पानी निकालकर इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को दिया, और उसमें से 20 करोड़ पर ईयर रॉयल्टी इंडियन ऑयल दे रही है। और ये प्राइवेटाइजेशन में 40% देकर ये नमामि गंगा में ये प्रयोग यशस्वी हुआ है। तो अब उसमें से मैं आगे नहीं कर पाया, पर ये पूरे गंगा में मैंने 150 बायोडाइजेस्टर बिठाया गंगा शुद्ध करने के लिए। तो मेरा एक सपना था, ये बिहार में आपके साथ पटना को मैंने 7 प्रोजेक्ट दिए उस समय। तो ये बायोडाइजेस्टर से मीथेन निकालकर, मीथेन से CO2 अलग करके, उससे बायो सीएनजी निकालकर ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरी शहर की उसके ऊपर चलाना। मैंने नागपुर में 450 बसेस से 200 बसेस कन्वर्ट भी कर दी बायो सीएनजी पर, और अब मेयर से लेकर कमिश्नर की गाड़ियां भी कन्वर्ट करी जिसमें पोल्यूशन नहीं है। तो ये पावर मिनिस्ट्री में थोड़ा सा ये करेंगे तो पर्यावरण के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। रेलवे ने डीजल इंजन 3 करोड़ के कम पैसा करके, पीयूष जी ने मुझे बताया कि वो इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट किया है। और एक मॉडल अभी इनके पास मैं जाने वाला हूँ, जो मैंने तैयार किया, वो तो बहुत ही बड़ा है, जिससे बस ट्रांसपोर्ट वाली है, जो अभी मैं रोड बनाता हूँ, मुझे पता है नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि 85% मैंने ले लिया शेयर ट्रांसपोर्ट का, जो रोड पे आ गया। जबकि पहली प्रायोरिटी वाटरवेज, सेकंड प्रायोरिटी रेलवे, थर्ड प्रायोरिटी रोड एंड फोर्थ इज एविएशन। पर हम बढ़ रहे। तो मैंने एक ब्रॉडगेज मेट्रो का कंसेप्ट तैयार किया है, जो मेट्रो में वो उसके लिए भी पावर लगने वाली है। और वो जो है, वो मेट्रो जो हमने दिल्ली और नागपुर और मुंबई में बना रहे, इसकी कॉस्ट 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और मैंने जो मेट्रो बनाई वो 5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, जो आपके पटना वगैरह में बहुत काम किए हैं। अब उसको रेलवे मिनिस्ट्री ने ऑल अप्रूवल्स दिए हैं। वो ये है कि 6 डब्बे की गाड़ी होगी, और उसकी स्पीड 160 किलोमीटर, मैं कह रहा हूँ वो 120 तक आए हैं। 6 डब्बे होंगे, और सामने एक कोल्ड स्टोरेज का डब्बा होगा जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल और दूध पीछे में और सामने में। और उसकी स्पीड ये 120 कह रहे, मैं 140 तक आऊँगा। तो ये समझ लीजिए कि ये मेट्रो जो है ये ब्रॉडगेज पे चलेगी। अब नागपुर 0 मील है, और ये अगर दिल्ली, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता दोनों के बीच में है, तो मैंने हमारे यहाँ 250 किलोमीटर के फील्ड में ये ब्रॉडगेज मेट्रो बनाई, और इसकी कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड गेज मेट्रो को दी है। और वो रोलिंग स्टॉक भी अभी परसों नागपुर में मीटिंग है, और 100 मेट्रो हम प्राइवेट में PPP में खरीद रहे हैं। ड्राइवर रेलवे का होगा, मेट्रो प्राइवेट की होगी, और MSME में उसको लोन भी दे रहे हैं। वो 36 से 30 करोड़ से 36 करोड़ के बीच में आएगी। और उसमें जैसे
प्लेन में एयर होस्टेस होती है वैसे एयर कंडीशन होगी, उसमें बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास होगा, और इकोनॉमिक क्लास का टिकट स्टेट ट्रांसपोर्ट के बराबरी का होगा और समय आधा लगेगा। तो ये पूरे देश में रिवोल्यूशन होगा, पोल्यूशन का प्रॉब्लम ही सॉल्व होगा, लोग रेलवे में घूमने लगेंगे। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने मुझे रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, LRT ये भी मेरे पास दिया है। इसमें आपका सहयोग चाहिए कि मैं स्वीडन में देख के आया था कि मैं इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस, ये 20-20 किलोमीटर अभी दिल्ली मुंबई हाईवे हम बना रहे हैं, उसमें आप हमारा ये काम आप ही लीजिए, मैं देने के लिए आपको तैयार हूँ। हमारा 50% हाईवे बन गया, 1 लाख करोड़ का एक ही हाईवे है, और दिल्ली से मुंबई 12.5 घंटे में कार में जाएंगे आप, एक्सिस कंट्रोल अप टू JNPT। तो ये हाईवे में ऐसा है कि ये रेलवे की अगर एक रेल डाल दी और उसमें आपके लोग इलेक्ट्रिकली उसमें करंट दे दिया, तो वो बस आएगी तो 20 किलोमीटर चार्जिंग होगी तो 200 किलोमीटर फिर चलेगी, फिर 20 किलोमीटर चार्ज होगी, फिर 200 मीटर चलेगी। ना केबल की जरूरत है, ना किसी की आवश्यकता है। ये स्वीडन में मैं देख के आया, मैं खुद चला चुका वो ट्रक। अब उसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी करके अगर ये हो जाएगा तो ऐसे 3-4 टेक्नोलॉजी है जिससे पूरे रोड पर इलेक्ट्रिसिटी हो। जो आप अभी कंडक्शन की बात कर रहे थे, मैंने एक कंक्रीट रोड देखा स्वीडन में जिस पर बस खड़ी थी और नीचे में उसके कुछ एक सांप जैसा करते वो लग गया, करंट चार्जिंग चालू हो गया, तो कंक्रीट पे चार्जिंग हो रहा था। तो ये जो इनिशिएटिव है इसमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आप अगर आएंगे आगे, तो मैं तो ये एक्सप्रेस हाईवे 22 बना रहे हैं हम लोग, और मेरी इच्छा है कि वो ग्रीन इलेक्ट्रिक के बने। तो आप बिल्कुल इसमें आप हमें इनपुट दीजिए और आपके इंजीनियर्स बिल्कुल, तो ये भी बहुत बड़ा काम होगा। और ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक, ये हमारी देश की इंडिजिनियस फ्यूल है, और कोल में भी आपने काफ़ी चेंज किया है, ऐसे पावर सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म किए हैं। नहीं तो आपने आपके पहले ऐसे थे, मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस, ये पॉलिसी थी, और सीधा लोड शेडिंग लगा देते थे। पर आप अब इलेक्ट्रिक मीटर ला रहे हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन में रिफॉर्म लाया है। अब इसमें बात, मैं तो बहुत दिनों से वकालत करता हूँ कि अपना ट्रांसफॉर्म जो आप जनरेशन करते हैं वो तो प्राइवेट आया, तो अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइवेटाइज जब तक नहीं होगा, ये 10 साल से मैं कह रहा हूँ, जब कैबिनेट में आपकी नोट आई थी तब से मैं प्रधानमंत्री को कह रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ये जब तक प्राइवेटाइज नहीं होता तब तक पावर सेक्टर का कभी भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदाज से, मुझे पता नहीं, आप ज़्यादा बता पाएंगे कि हर जो स्टेट गवर्नमेंट का डिस्कॉम है, तो मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो मुझे पता है कि कोई राजस्थान को 80,000 करोड़ का घाटा था, उत्तर प्रदेश 1.25 लाख करोड़ था, कोई महाराष्ट्र 60,000 करोड़, पूरा मिलके कम से कम 5-7 लाख करोड़ का जो चूना लगा गया। अब आपकी पावर कॉस्ट को कम करके और दोहरा प्रॉफिट करके ये निकल जाएगा अगर आप इसको प्राइवेटाइज करेंगे तो। और इलेक्ट्रिक ये नेचुरल फ्यूल है, और इसमें सोलर का आपने बहुत एडिशन किया प्रधानमंत्री जी, और आपने, ये तो हिस्टोरिकल काम है। और अभी मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि इसके कारण हमारे देश में पूरी ग्रीन पावर आ रही है, ये इतना हिस्टोरिकल काम है। एक छोटी रिक्वेस्ट ये कि मैं जब पोर्ट का मंत्री था तो हमारे यहाँ विंड और सोलर इसका हाइब्रिड कांडला में बन सकता था 3-4 हज़ार मेगावाट का। तो मैंने कुछ कंसल्टेंट लगाए थे, तो हमारे पूरे पोर्ट में जो समुद्र के पास है वहाँ विंड और सोलर का कॉम्बिनेशन अगर आता है तो वहाँ से भी, और जो आपने बिजली का भाव किया, दोनों एक जगह आकर और कम होगा। तो ये ग्रीन पावर हमें बहुत देश को उपयोगी होगी। जो लिथियम आयन बैटरी का, मुझे याद नहीं है, मैंने आपको बुलाना चाहिए था, पर हम लोग, अमिताभ कांत, हेवी इंडस्ट्रीज और ये सभी लोग उसमें उपस्थित थे, IITs थे, इसरो थी, DRDO थी। सर हमारी लिथियम आयन बैटरी 81% हमारी बना सकते हैं, और इसके लिए हमारे लोगों ने मेटल आयन पर काफ़ी रिसर्च किया है। ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में मेरे आई मीटिंग में अगले बार मैं आपको भी बुलाऊंगा। और अभी एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन टेक्नोलॉजी जो है, जो इसकी बैटरी की केमिस्ट्री है, इसमें काफ़ी रिसर्च हुआ है। जो इसरो ने जो सैटेलाइट छोड़े हैं उसमें हमने लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया। तब मैंने उनको बुलाकर कहा कि अब जब आप सैटेलाइट में करते हो तो बस में और इसमें क्यों नहीं करते।
तो ये भी हुआ। और हमने जो स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, इससे भी लिथियम आयन निकलता है। अब मुझे पता नहीं कि आप इसमें लिथियम आयन के सोर्स के लिए भी क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत अच्छी बात है। और आपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात की, मैंने खुद गाड़ी चलाई दिल्ली में, टोयोटा की, बहुत अच्छी है, पर वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल था, वो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। ये पानी से हाइड्रोजन निकालना ज़्यादा फायदेशीर है, और उसमें अब काफ़ी रिसर्च इंडिया में हो रहा है। मुझे अमिताभ कांत जी ने कहा कि नेक्स्ट मीटिंग ऐसी 3 घंटे हम बैठे थे, तो हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे भी बैठेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर का फ्यूल है। तो नेचुरली हमें इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसमें हम जब जाएंगे तो फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव जितने होंगे उतने हमारे यहाँ होगी। और रेलवे से लेकर रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, ट्रांसपोर्ट, बसेस, ये सब मुझे लगता है लास्ट मैन कनेक्टिविटी बिल्कुल हम इसमें कर पाएंगे। और इसलिए निश्चित रूप से आपका जो कैंपेन है गो इलेक्ट्रिक, ये देश का फ्यूचर है, और इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री। तो मुझे लगता है कि आपके लिए मैं बहुत अपने कोर ऑफ माई हार्ट आई एम गिविंग ऑल बेस्ट विशेस टू यू कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से किए, क्योंकि सरकार में कोई चीज़ मनाना बहुत कठिन होता है और उसके उपाय योजना करते करते आदमी थक जाता है। तो मैं तो डंडा लेके बैठता हूँ तो कभी कभी हो जाते हैं, पर वो कठिन काम होता है। तो आप अभी ये जब मन में ठान लेंगे तो आपका और मेरा स्वभाव में साम्य है। अभी ये मैं बता रहा था कि ये इतने सरकारी अधिकारी ये गाड़ी में घूमते हैं। सर मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने एक ई व्हीकल एसयूवी लॉन्च की, कंपनी का नाम नहीं लेता, नहीं तो उनका एडवर्टाइजमेंट होगी। अब वो गाड़ी मैंने खरीदी की, मुझे पसंद आई। अब मैं नागपुर लेके गया तो वो गाड़ी में अपने घर में रात को पार्किंग एरिया में चार्ज होती है, 250 किलोमीटर चलती है। तो फिर मेरे लड़के ने देखा, तो हमारे यहाँ उसने देखा कि हमारे काफ़ी पेट्रोल पर गाड़ियाँ टैक्सी यूज़ कर रहे थे, तो उसने लीजिंग से 10 गाड़ियाँ खरीदी की। और उसने मुझे कहा कि ये आपने अच्छा किया, मेरा 30,000 रुपये पर गाड़ी, ऐसा 3 लाख रुपए महीना बचत शुरू हुई। अब मेरे मन में प्रश्न आता है कि ये दिल्ली में पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ये सरकारी अधिकारी, वो मारुति की, मैं तो सरकारी गाड़ी में बैठता ही नहीं, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था तब से नहीं बैठता। अभी मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वो मेरे पीछे घूमती है। मैंने नागपुर में इलेक्ट्रिक कार में बैठना शुरू कर दिया, इसका आपका गो इलेक्ट्रिक का कैंपेन करने के लिए। तो मैंने बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी वो। अब ये दिल्ली में इतनी गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं, अगर ये सब लोग अधिकारी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी अपने इलेक्ट्रिक एसयूवी में घूमेंगे तो इनको भी कंफर्ट मिलेंगे। पर वही, अब बोलना नहीं चाहिए, पर वो टिनपार गाड़ी में सब लोग घूमते, बड़े से बड़े एयरफोर्स का प्रमुख हो, चाहे कोई गाड़ी वही है, बंधन नहीं लिखा हुआ। अच्छा हो गया एम्बेसडर बदल गए, लिख के रखा था कि वो एम्बेसडर ही आपको यूज करना है। तो मैंने एक बार एम्बेसडर के मालिक मेरे पास आए थे मर्सिडीज में बैठकर, तो मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब बचता है और हमारे सरकार में मैंडेटरी की है गाड़ी, तो तुम खुद यूज नहीं करते तो हमें क्यों ये जबरदस्ती होती है। तब सरकार में नियम था कि एम्बेसडर गाड़ी वो सफेद रंग की खरीदी करेंगे, अब वो बदल गया। तो अब वो मारुति 100% वो गवर्नमेंट का हो गया इसलिए आया। पर उसमें भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी, अगर दिल्ली में अगर 10,000 गाड़ियां अगर इलेक्ट्रिक की आएगी तो मेरे हिसाब से कम आप समझ लीजिए कि एक गाड़ी के पीछे पेट्रोल डीजल की इसमें बचत में कम से कम दिल्ली में 30 करोड़ रुपए महीने की बचत होगी और दिल्ली का पोल्यूशन कम होगा। बचत भी और पोल्यूशन। तो आपके डिपार्टमेंट में आप पहले छोटे मोटे सब लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी को मैंडेटरी कर दीजिए, इसके बाद मैं भी कर दूंगा मेरे डिपार्टमेंट में। तो कम से कम ये, इसके बाद कोई पेट्रोल डीजल गाड़ी नहीं। तो आपका ये दैट विल बी ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। और किसान के नाते मेरी प्रार्थना इतनी है कि इसमें परली से बायो सीएनजी जो होता है, जो ट्रैक्टर चल सकती, बस चल सकती, थोड़ा हमें 65% पॉपुलेशन का भी सोचना होगा। और इलेक्ट्रिक इतनी उसकी फ्यूल कॉस्ट सस्ती नहीं है, पर जैसे इंपोर्ट के बजाय वो ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों को साथ लेकर आगे जाना होगा ताकि हमारे देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का भी कल्याण हो, उनकी भी इकोनॉमी बसे, उनको भी रोजगार निर्माण हो। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है और मैं मानता हूँ हमारे डिपार्टमेंट में तय हुआ है कि 2030 में 30% प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल 70%,
बसेस 40% और टू व्हीलर 80%। सर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 4.5 लाख करोड़ है, मैं उसका मंत्री हूँ, और उसमें से अभी बजाज, टीवीएस और हीरो ने 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी अभी हमारी आई है, इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर और स्टील, इसको रिसाइकलिंग कर रहे हैं और एमएसएमई में उसके क्लस्टर तैयार कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 30% कम हो जाएगी। और सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ विद इन 5 ईयर्स ये 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ की होगी, जो 50 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और आने वाले समय में देश की ग्रोथ बढ़ाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और आपको बताता हूं कि ई व्हीकल में आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान नंबर 1 वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, और इलेक्ट्रिक का बनेगा, और अब वो दिन दूर नहीं है। और इसलिए ये स्क्रैपिंग पॉलिसी में भी हमको एल्यूमिनियम, ऑयल, लिथियम भी निकल रहा है। आपको शायद ज़्यादा पता होगा कि एनडीएफई मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक कार में लगता है, वो व्हीकल स्क्रैपिंग से अर्थ मेटल्स जो मिलती है उसमें नियोडिनियम, ये जो है ये भी मैग्नेट में यूज होती है, वो भी उससे मिलती है। और कंप्यूटर हार्डवेयर से भी अब लिथियम निकालने की बात हो रही है, और वैसे भी 81% बैटरी इंडिया में बन रही है। मुझे नहीं लगता कि लिथियम की कोई कमी है। ये बहुत बात होती है कि इन्होंने कब्जा किया, उन्होंने कब्जा किया, लिथियम इज अवेलेबल है। 5-7 साल वही करेंगे, और तब तक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, बाकी सब बातों पर भी ट्राई करेंगे। अल्टरनेटिव मिल गया तो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो यही हमारी लाइन है, और निश्चित रूप से आपने आज गो इलेक्ट्रिक का जो कैंपेन किया है उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और आपने आज मुझे नई बात आपके कारण मुझे समझने की मिली, वो कुकिंग की। तो वो कुकिंग में भी अगर हम लोग ये जो जितने मॉडर्न किचन में जो इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रिक बेस को, अगर आप जैसे अब गैस को 9 करोड़ लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं सिलेंडर के लिए, तो उसमें से 10% भी आपने ये जो इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसके लिए अगर दी, तो गरीब लोग वही यूज करेंगे। अब मैं जब फॉरेन में जाता था, वेजिटेरियन हूँ, तो वो कुकर लेके गया था चावल बनाने के लिए, तो वहाँ बाहर का नहीं चलता था, तो आपके इलेक्ट्रिक पे उस पर बनाया हुआ चावल मैं खाता था। तो मुझे आज क्लिक हो गया कि ये सबसे पॉपुलर होगा गरीब आदमी के लिए, जो कैश से भी सस्ता फ्यूल है। तो ये भी आप जरूर उसको बढ़ाइए। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा देता हूं, और इस कैंपेन को पूरा सपोर्ट हमारी मिनिस्ट्री और हम सब करेंगे, यही विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।